हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वैद्य पूजा बोले। मैं एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट हूँ। मौर्या पब्लिकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने आयुर्वेद में आम ये वर्ड तो सुना होगा। ये सुनने के बाद बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है, तो आज हम आम के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आम एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअल में आम होता क्या है, ये समझना बहुत मुश्किल है। मेरे मन में आम को लेके बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं हमारे एक्सपर्टी डॉक्टर से पूछने वाली हूँ और सर हमें उन सब सवालों का जवाब देंगे। इसको जानने के लिए हमने बहुत ही जाने माने वैद्य को इनवाइट किया है। सर का नाम है डॉक्टर सोहम मदनकर, BAMS MD इन काय चिकित्सा, चीफ कंसल्टेंट एट श्री नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आयुर्वेद क्लिनिक नागपुर, असिस्टेंट प्रोफेसर एट श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर। वेलकम सर। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, आम में आयुर्वेद में आम के बारे में क्या संकल्पना है? अ, पहले तो मैं मोरिया पब्लिकेशन की जो कोई भी पब्लिक है या उसको जो लाइक करते हो और ये वीडियो जो देखेंगे उनको मैं वेलकम करना चाहता हूँ हमारी ये कन्वर्सेशन जूम मीटिंग में। तो आपका जो क्वेश्चन है कि आम क्या है, तो आम ये ऐसी एंटिटी है, उसको बोल सकते हैं कि हम जो कुछ भी खाना या आहार के स्वरूप में जो कुछ भी द्रव्य या खाना ऐसा ग्रहण करते हैं, तो उसका सबसे पहले हमारे शरीर में जाने के बाद जो पहली एक अग्नि है, जाठर अग्नि, उसके थ्रू हम्म। उसका पचन होता है। तो अच्छा। ये अगर जाठर अग्नि का अगर कई कारणों से दुर्बलता रही, यानी उसका जो पोटेंसी है जाठर अग्नि की उसको पचाने की, खाने खाने को, तो वो उस पोटेंसी में नहीं रहा या उसका पावर उतना नहीं है अगर जाठर अग्नि का, तो वो क्या करेगी कि वो जो आया हुआ खाना है उसकी तरफ उसको एकदम डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, 100% उसका डाइजेशन नहीं होगा। तो कुछ समझ के चलो कि उसका 60% डाइजेशन हुआ है, 40% डाइजेशन करने के लिए वो कैपेबल ही नहीं है, वो जो अग्नि है। तो वो जो 40% रह जाता है वो क्या रहता है, यानी अपक्व रहता है, यानी वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, वो आधा अधूरा डाइजेस्ट हुआ फूड रह जाता है, अपक्व। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो डाइजेस्ट हुआ पूरा एसिमुलेट हुआ हुआ फूड है, वो आगे चला जाता है प्रोसेसिंग के लिए, और उसके साथ ये भी आगे चला है, पर ये अनडाइजेस्टेड पार्ट रहता है। तो हाँ। सोचिए आप कि अनडाइजेस्टेड पार्ट अगर आगे जाता है अगर इस पे, तो फिर वो पूरी तरह से कन्वर्जन नहीं होता, यानी उसका सार की विभाजन वगैरह हो गया। तो ये हो गया ये ओवरऑल, यानी एक लाइन में उसका अगर सम अप करना जाए तो जो आहार हमने ग्रहण किया है उस आहार का पूरी तरह से डाइजेशन नहीं होना, अपक्वता रहना, अपक्वता रहना और अपाचित ये जो पहला हमारे आमावस्था यानी अवस्था पाक है, उसमें क्या बनता है कि आहार रस बनता है जो कुछ भी है। तो जो आहार रस है वो अगर 100% डाइजेस्ट हुआ हुआ अन्न है, उसका आहार रस की क्वालिटी बहुत बेटर रहेगी। और ये जो 60% डाइजेस्ट हुआ आहार रस है, उसकी क्वालिटी जो है वो उससे बेटर नहीं रह सकते, क्योंकि उसमें अनडाइजेस्टेड पार्ट भी है। तो जो अपक्व आहार रस है उसको हम आम बोलते हैं जनरली भाषा में। तो ये जो भी एंटिटी है आम, ये एक ऐसे है कि ये पूरी तरह डाइजेस्टेड नहीं है, और इसके भी आगे में जो बाय प्रोडक्ट निकलेंगे वो उसी तरह से ये हर चीज को दूषित करते हुए जाती है। और जैसा अपना रहता है पहले रस धातु, फिर रक्त धातु, हाँ, फिर ऐसे जो सप्त धातु एक एक बनते हैं, उसमें कैसा है कि सारकट्ट चित्त विभाजन में पोषक अंश और चित्त, ऐसा उसका डिवीजन रहता है। तो जो कुछ भी कैसा है, पहले आहार रस से तब इसमें थोड़ा थोड़ा लेके उत्तर उत्तर धातु बनते हैं। अगर यही प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आगे में जितने भी प्रोडक्ट वो बनेंगे या धातु बनेंगे, तो उसके क्वालिटी भी वैसे ही रहेगी। तो ये जनरली क्यों होता है कि सबसे मेन कारण है आम उत्पत्ति का, ये है जो जाठराग्नि है उसकी मान्यता।
यानी अपना जो डाइजेस्टिव फायर बोल सकते हैं वो उतनी पोटेंट नहीं है वो आए हुए आहार को पचाने के लिए। तो इस प्रकार से आम की उत्पत्ति अपने शरीर में होती है। ओके। आ, हमें इसे कैसे पहचान सकते हैं, मतलब परीक्षण में कुछ लक्षण दिखते हैं? अभी कैसा है कि लक्षण डेफिनेटली इसके दिखते हैं। जब भी आम तैयार होने की ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो इसके तो पहले मेन कारण रहते हैं, हेतु। क्योंकि कोई भी हेतु के बिना कुछ एंटिटी फॉर्म नहीं होती और कुछ भी व्याधि या आम जैसी एक संकल्पना इसका भी फॉर्म नहीं होता। तो इसमें इसमें क्या है, अगर आप बराबर क्वालिटी क्वांटिटी में और क्वालिटी में अन्न का ग्रहण कर रहे हैं, आहार, और उसको टाइम भी दे रहे हैं, उसको अग्नि भी आपकी अच्छी है, तो 100% डाइजेस्ट होने ही वाला है। पर जो हम्म। मेन कारण है इसके कि जैसे बार बार अभी हमने सुबह खाना खा लिया है तो उसको पूरी तरह से टाइम देना है, 6 आवर्स का, या आपने जितनी मात्रा में अन्न लिया है उसको कैलकुलेट करके जितना उसको पचन होने के लिए जितना टाइम देना है उतना टाइम न दे के बीच में ही हम दूसरा अन्न लेते हैं, फिर उसमें और कुछ ना कुछ दिन भर ऐसा कुछ खाते रहते। तो ये क्या होता है, ये पहले जो ग्रहण किया हुआ आहार है उसको पूरी तरह से वो डाइजेस्ट नहीं करने देते और उस पे हम दूसरा आहार डालते हैं। तो वो क्या होता है कि वो जाठराग्नि पे लोड ओवरलोड हो जाता है। तो इसकी वजह से भी जो अनडाइजेस्टेड रहता है वो आम की संकल्पना से उसको आम कहते हैं। दूसरी बात ये है कि अ, जो कुछ भी आप खाते हो, अजीर्णाशय यानी मेन, यानी इसमें क्या है कि अध्यशन, अजीर्ण, यानी रात में हमने खाना खाया है, सुबह वो रात में खाया हुआ खाना ही पचन उसका पूरा नहीं हुआ है, हमें जैसी चाहे वैसी सुधा वृद्धि जो है कि भूख नहीं लगी है, तो उस कंडीशन में भी हम टाइम साइकिल के, अरे 10 बज गए, सुबह का टाइम हो गया, चलो खा लो खा लो, हम खा लेते। तो ये जब खाना खाते हैं तो उसका भी पचन वैसे नहीं होता है, जाठराग्नि उसका पचन नहीं कर सकती है, तो उसका भी जो आहार रस है वो अपक्व ही रहेगा, तो उससे भी आम फॉर्म होगा। बार बार खाना ये हो गया। अभी विरुद्ध आसन हमारे आयुर्वेद में जो है विरुद्ध के जो है वो बहुत टाइप बताए, अलग अलग तरीके से विरुद्ध अन्न तैयार होता है। तो विरुद्ध यानी क्या है कि वो दोनों गुण जो है अपोजिट वो एक साथ आए हैं, तो वो जैसी एंटिटी अपने बॉडी में जाती है तो उसको ये हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स फूड है। कोई भी चीज फूड जो रहता है वो सरल या सादा रहता है, जैसे खिचड़ी बोलो, पेया, मंडल लेपी, हमारे जो है इनको डाइजेस्ट करने के लिए अग्नि को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, अपने डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको उस पर लोड नहीं आता है। पर ये जैसे कॉम्प्लेक्स फूड है, जैसे अभी के जमाने में हम जंक फूड वगैरह बोलते हैं, तो जंक फूड में कैसा है कि सब कुछ यानी कॉकटेल हो गया, तो वो कॉकटेल को सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना, फिर उस पे काम करना, उसको पचाना, तो उसमें फैट भी आ जाता है, कुछ चीजें, कुछ प्रोटीन भी आ जाते हैं साथ में। हाँ? तो ऐसे चीजों को सेपरेट करने में ही वो ये हो जाता है कि आधी एनर्जी या आधी अपनी डाइजेस्टिव जो पावर है, डाइजेस्टिव फायर है, वो उसमें लग जाती है, तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी उतनी होना है। तो ये जैसे कारण है, अध्यक्षण, अजीर्णाशन, उसके बाद विरुद्धासन, अ, उसके बाद जीवा श्वास जो रहता है एक, ये विहार के ये कारण, अत्यधिक अम्बुपान, क्योंकि हमारे शरीर में हम जो भी ग्रहण करते हैं, पानी से लेके सब कुछ चीजें, उनका पचन होना जरूरी है, जाठराग्नि से पचन होना जरूरी है। वो पहले तो अपना वो फ्रंट लाइन बैरियर है जाठराग्नि, कि वो हम उसको डाइजेस्ट करती है और उसका रूपांतर करके जहाँ पे उसको भेजना है बराबर वो वहां पे भेज देती है, ऐसा एक समझ के चलते हैं। तो यही अगर प्रॉब्लम बार बार होती है तो फिर ये होता है, यानी बॉर्डर पे हमारे जो सोल्जर है
वो 50 सोल्जर है बॉर्डर पे, और उधर जो दुश्मन है वो हजारों की नंबर में आ रहा है। तो ये कम है उनको टैकल करने के। तो यही हम्म यहाँ पे हो जाती है कि जाठराग्नि की पावर कम है। जाठराग्नि उतनी उर्दूत तो नहीं है, तो इसलिए जो आहार आ रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड आ रहा है, विरुद्धाशन, अजीर्णाशन, अध्ययन के माध्यम से, उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती। उसके वजह से अपक्व आहार रस की निर्मित होती है, और वही आम कहलाता है। तो ये ठीक उसके रीजन है कि है। यहाँ से ये सब कारणों से आम बना। पर ये जो बना हुआ आम है अभी, ठीक है बॉडी में बन रहा है, पर हम समझे कैसे कि ये आम हम्म तैयार हो गया है, हम्म मेन बात। तो इसके लक्षण ऐसे है कि जैसे कोई भी अन्न खाने के बाद वो जब गैस्ट्रिक टाइम बोलते हैं मॉडर्न में, हम्म गैस्ट्रिक टाइम रहता है। तो गैस्ट्रिक टाइम ये जो है वो 2 से 2.5 आवर्स के अंतराल का एक काल रहता है। तो उसके हो जाने के बाद, यानी हमारा अन्न आमाशय से पक्वाशय में जाने के बाद, हमें जठराग्नि अभी खाली हो गई है, उसको अभी कुछ चाहिए और काम करने के लिए, पचाने के लिए, तब हमें क्षुधा वृद्धि होने लगती है। तो ये अगर क्षुधा वृद्धि नहीं होती है कुछ भी खाने के बाद, अ, वही खाने की ये आता है, ढेकर आती है, यानी जो शुद्ध ढेकर बोलते हैं वो नहीं आती है। तो हम्म समझना है कि आम की निर्मित है, अभी भी शुरू है, या वो खाने का जो पचन हो रहा है अभी भी कंटिन्यू है। तो हमें इस दौरान कुछ भी खाना नहीं चाहिए या ये करना नहीं चाहिए। जैसे घृतपान में हम घृतपान शुरू करते हैं, तो पहले 3-4 में वो जो घूस लेते हैं उसकी ठेकर आती है हमें। तो उसमें ये है कि उसको पचने देना पड़ता है, उसके बाद में शुद्धा वृद्धि होती है। उद्गार शुद्धि जो बोलते हैं, कि उसमें कुछ स्मेल नहीं रहती है, कुछ हम खाते हैं उसकी भी कुछ टेस्ट भी नहीं रहती। ऐसी एक हो गया। अंग में ऐसा एक अंगमर्द जो बोलते हैं, बॉडी है, ऐसा एक हाँ सिकुड़न पैदा हो जाती है अगर आम बनते रहता है बॉडी में। वो क्या होता है, आम ये अपाचित आहार रस है, आहार रस सब स्रोतों में जाता है तो उसको लिप्त कर देता हम्म है, उनको बंद कर देता है। तो उसकी वजह से बॉडी में ये अंगमर्द या स्रोतो गौरवता, जो गौरवता बोलते हैं, लेजीनेस एक आ जाता है बॉडी। यानी खाना खाने के बाद हम खाना क्यों खा रहे हैं, कि हमारी बॉडी ग्रो हो, हम जीवित रह सके। तो जो कुछ भी ऐसा एक पदार्थ है कि जो हमें जीवन देता है, तो उसका ग्रहण करने के बाद तो हम और उत्साही और ये रहना चाहिए। पर अगर वो ग्रहण करने के बाद अगर हम नहीं होते वैसा, लेजीनेस बॉडी में आ जाता है और ये सब, तो वहां पे समझना चाहिए कि वो आम है, वहाँ आम की निर्मित हो रही है। दूसरी बात है ये कि जो उसके बाद में मल, सार की का विभाजन होकर जब मल बाहर निकलता है, तो वो मल भी अच्छे मात्रा में नहीं निकलता है। उसमें भी दुर्गंधता रहती है, स्टैनता रहती है, चिकटपना जो बोलते हैं, न्यूकाइड ये। हम्म तो मल की शुद्धि के हिसाब से हमने आयुर्वेद के बारे इसमें पढ़ते हैं, तो कैसे पता चलता है कि मल सुबह का कैसा होना चाहिए, कि अपन केले का छिलका जब छिलते हैं जितना सॉफ्टली वो निकलता है, उसी तरह मल पास होना चाहिए। तो उस तरीके से अपना अगर कोष्ठ साफ नहीं होता है, लैट्रिन को जाने के बाद भी लगता है कि अरे कुछ पेट में भरा भरा है, हाँ, तो ये समझना चाहिए ये आम के लक्षण है। ये आम हम्म के वजह से जो मल है वो पूरी तरह निस्तारण नहीं हो रहा है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि आदमान होना, जो गैसेस बोलते हैं। तो खाना खाने के बाद जब भी डाइजेशन होता है तो उसमें HCl वगैरह मिक्स होता है, तो उसमें इफरवेसेंस यानी गैसेस भी फॉर्म होती है। अगर ये गैसेस ज्यादा फॉर्म होती है तो आदमान आ जाता है। आदमान यानी पेट फूलने लगता है। तो जनरली नॉर्मल डाइजेशन में गैसेस नहीं बनना चाहिए ज्यादा। गैसेस बनती है तो भी वो अधोवात सरण उसका हो जाना चाहिए अच्छा।
तो जो अधोवात है उसमें कैसी है, जब दुर्गंधता आने लगती है और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, बार बार अधोवात होना है, गैसेस होना है, तो ये भी एक लक्षण है कि इसका डाइजेशन बरोबर नहीं हो रहा है, यानी इसके शरीर में आम बन रहा है। तो ये ऐसी कुछ लक्षण है कि वो आम को हम हमारे शरीर में बन रहा है और इससे हम पता कर सकते हैं। उसके बाद जब भी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, अग्नि मान्यता रहती है और आम की निर्मित ज्यादा होने लगती है, तब हमें मूत्र प्रवृत्ति ज्यादा होती है, वो समय। क्योंकि क्या है कि मूत्र का काम क्या है, क्लेद वहन, ऐसा दिया है। तो जब आम ये तैयार होता है तो वो कैसा है, पिच्छिल, अ, तेल जैसा ऐसा, और ऐसा थोड़ा सा विस्कस ऐसा एक लिक्विड होता है। हम सकते हैं क्योंकि हमने अभी तक ऐसे देखा नहीं है हमारे सामने कि आम कैसा होता है, पर जो गुणधर्म पता है, क्योंकि रस धातु कैसा है, तो ये लिम्फेटिक फ्लूइड में जाता है, ऐसा एक बोल सकते हैं कि लिम्फेटिक फ्लूइड लिम्फेटिक चैनल में हो सकता है। तो लिम्फेटिक चैनल में जाने वाला फ्लूइड जो रहता है उसकी विस्कसिटी और उसका जो ये है वो तरल रहेगा, यानी कोई भी उससे वो सूक्ष्म स्रोत से उससे जा सकेगा। पर आम उत्पत्ति के इसमें क्या है कि स्रोतों, ये बोला है कभी भी, तो स्रोतोरोध किस कारणों से हो सकता है, अगर इतना पोर है और उसके साइड के बड़ा या उससे चिपचिपा ऐसा कुछ आता है तो वो उसको लटक जाता है, ऐसा एक पकड़ो। तो ये एक सब कि मूत्र की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होने लगती है इसमें। जैसे प्रमेह है, प्रमेह है ये, आम की ज्यादा उत्पत्ति होती है उसमें, उसके बाद में ही प्रमेह होता है। इसीलिए वो मूत्र के मार्ग से वो उसको निकालना ये शुरू रखता है, क्योंकि बॉडी की अपनी टेंडेंसी है, कोई भी अगर कुछ बन रहा है या कुछ भी लैकुना है बॉडी में या कुछ बैक्टीरिया आ गया है, उसको फाइट करने की जो टेंडेंसी है, अगर पॉइजन आता है तो निकाल भी देता है, वोमिटिंग होती है, स्टूल पास होती है, निकालने की टेंडेंसी रहती है। तो बॉडी पहचानती है वो क्या चीज अपने हिचका, निद्रा बहुत ज्यादा आती है, तंद्रा रहती है हाँ। इसमें, और उधर कई 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 केसों में उधर फील भी होने लगता है, ह्रुल्लास होता है, यानी आम उत्पत्ति होती है तो कोई कोई पेशेंट में ऐसा होता है कि मुंह में पानी छूटता है और मड़मड़ जो बोलते हैं, नॉसियाटिक फीलिंग, ये भी एक शुरू हो जाती है। उसके बाद में ये होता है कि गले में लिप्तता हो जाती है, बार बार ऐसा लगता है कि कुछ कफ जमा हो रहा है, सिक्रीशन जमा हो रहा है और हम बाहर स्फुटन के रूप में, ये भी एक आम, क्योंकि जो कफज व्याधि है, ये कफज व्याधि कफ, जो प्राकृत कफ है वो विकृत कफ बन जाता है जब कुछ हम पदार्थ लेते हैं, जैसे आइसक्रीम ज्यादा हो गया, दही हो गया, छाछ वगैरह ऐसा हो गया, कुछ ठंडी चीजें ऐसी हो गई, तो उसके बाद में हमें लगता है कि हम जो भी है कि नाक से पानी बह रहा है, हमारे गले में दिक्कत आ गई है। तो ये क्या है, जाठराग्नि मानते हैं कफ का जैसा ये होना चाहिए, बनना चाहिए, उस तरह से नहीं बन रहा है, यानी 60-40 जो रेशो है इसमें भी आम बन रहा है, और वो ही आम नाक से निकल रहा है, कभी ये साइनस में भर जाता है, हेवीनेस लगता है, तो ये सब चीजों से आम दिख पड़ता है। और अगर स्रोत वो शाखा की तरफ आता है तो शीत पित्त उदर कोट ऐसे जो लक्षण दिखते हैं हमें, तो ये भी एक आम की एंटिटी है और इसके थ्रू हम देख सकते हैं। ओके सर, क्या एज और सेक्स का कोई रिलेशन है आम से? देखो, एज और सेक्स का रिलेशन ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जब से हम या एक बच्चा ये डिलीवर्ड होता है या जिसका वो अन्नप्राशन संस्कार है, वो पहले दिन से जब उसको टॉप फीडिंग शुरू हो जाती है, यानी टॉप फीडिंग सॉरी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू हो जाती है, जो माता का अन्न वो लेने लगता है या टॉप फीडिंग भी बोलो, जिस दिन से वो अन्न ग्रहण करने लगता है उस दिन से उसकी जठराग्नि का काम शुरू हो गया है। हाँ। तो तब से ही आम की निर्मित होती है।
क्योंकि बच्चों में भी देखो कि माता का अगर जो स्तन्य है वो अगर गुरु रहा और उसमें अगर कुछ ये रहा, जैसे मॉडर्न में कुछ मेडिसिन है वो थ्रू मिल्क पास आउट होती है, बच्चे को ट्रांसफर होती है, तो वो देते नहीं है। तो वैसी मेडिसिन बोलो या गुरु अन्न, अब हमारे इसमें जो भी विकृत एक स्तन्य के जो लक्षण आए हैं, तो वैसा स्तन्य अगर बच्चे के पेट में जाता है और ये, तो उसको भी डाइजेशन करने के लिए जठराग्नि कम पड़ती है, तो वहां पे भी आम होने लगता है। तो उसके वजह से उसको ज्वर आना, हाँ, उसके वजह से उसको भी उल्टी यानी सर्दी हो जाना। वो जब बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ब्रेस्ट फीडिंग कर लेते हैं, तो अ, बाहर निकाल देते हैं दूध, तो हम बर्पिंग करने की सलाह देती है कि गैसेस ज्यादा वो ले रहा है। ये कैसा है, ये आम की भी पहले कुछ ना कुछ उत्पत्ति है, उसके वजह से भी ये होता है। तो थ्रू आउट द हम वर्क टू अप टू लास्ट या एट द डे, ये पूरे टाइम में आम बनते रहता है। जैसे बच्चों की जठराग्नि थोड़ी वीक है तो उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में अन्न देते हैं, औषध भी देना है तो भी थोड़ा थोड़ा ही देते हैं हम। और जब हम प्रौढ़ावस्था आते हैं तो भी हमारे हिसाब से ही वहां पे अगर ये अध्यशन अजीर्णाशन ये हेतु हर टाइम में रहते हैं, तो वहां पे भी आम की निर्मित होती है। उसके बाद प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था में भी अग्निमांद्य हो जाता है, एज फैक्टर ये पूरा डिक्लाइन होते रहता है, तो जठराग्नि भी उसकी शक्ति भी कम होती है। तो हमें लघु आहार लंगर ये बोला है, तो वहां पे अगर वो चीजें नहीं फॉलो होती है तो फिर आम की उत्पत्ति वहां पे भी होती है। कुछ ये कंडीशन है जैसा गर्भिणी अवस्था, गर्भिणी अवस्था में भी हम्म। आम की मृत्यु होती है। तो एज और सेक्स का ऐसा कुछ बैरियर इसमें है नहीं कि पर्टिकुलर एज में ही ये होता है या पर्टिकुलर सेक्स में ही ज्यादा होता है। अगर हेतु है तो ये थ्रू आउट द लाइफ स्पैन आम बनते रहेगा, ओके। ऐसा उसका ये। ठीक है। क्या आम का दोष और धातु से कोई रिलेशन है? आम का डेफिनेटली दोष धातु या दोष और विश्व से रिलेशन है। ये ऐसा है कि जैसे वात पित्त कफ ये तीन दोष है और सप्त धातु है। तो वात और पित्त और कफ ये हम जब भी बर्थ हुए या प्रेगनेंसी में जब भी हम ह्यूमन प्रेगनेंसी या कुछ भी जो इसमें जब बनने लगता है ये सब प्रेगनेंसी, और जब उत्पत्ति होती है एक गर्भ की, तभी वो हमें गिफ्टेड है ये तीनों दोष, कि वात पित्त कफ जिसके शरीर में है वो लाइव है, यानी जो लाइव है उसके शरीर में वात पित्त कफ है ही है, क्योंकि हम्म। वो अपने, तो ये कैसा है वात पित्त कफ, ये हमारे बॉडी को पोषण करने के लिए, ये ग्रो करने के लिए। तो ये जो ग्रो करने वाली चीजें हैं जो मम्मी के तरफ से या उसके वूम में हम में बनती है, तो कोई भी मम्मी या कोई भी ये कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि ये इसका ये पार्ट अच्छा नहीं होना चाहिए या ये सब अच्छा ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये वास्तविकता कब किस लिए दिए, ये सृजन करने के लिए दिए, यानी ये अच्छे काम के लिए दिए, ये हमारे बॉडी में अच्छा ही करने के लिए दिए ये सब। पर जब ये बाहर जब हम डिलीवर होते हैं और हमारे खाने पीने में, या जब हम माता के गर्भ में भी रहते हैं और माता ने अगर कुछ विकृत अन्न सेवन या उसने भी ये अजीर्णाशन अध्यशन ये किया, तो उसके जो प्लासेंटा रहता है, नाड़ी से हमें जो आहार प्रोवाइड होते रहता है, उसने गलती की तो उसकी शिक्षा हमें भी मिलती है। तो वहां से भी आम ट्रांसफर हो गया। और दोष जब आम बनने लगता है तब दोष विकृत होता है, यानी यहाँ तो जाठराग्नि है, जाठराग्नि की मान्यता है तो आम बनता है। और आम ये रस अपक्व आहार रस बोलते हैं। तो आहार रस को पूरे शरीर में घुमाने का काम कौन करता है? वात, वात दोष करता है। तो वो उसके संगत में रहने से, अगर एक दोस्त बुरी संगत वाला है उसके साथ एक अच्छा दोस्त रहता है तो उसकी आदतें इसको भी लगती है। तो उस तरह ये बात भी
विकृत हो जाता है। अभी पित्त और कफ धातु ये तो पंगु है, ये खुद जा नहीं सकते, तो जहां जहां वात जाएगा वो पित्त और कफ को कुछ ना कुछ मात्रा में लेके जाएगा, उसके विशेष जो स्थान है वहां पे तो वो अबंडेंस में रहेगा। पर ये तीनों दोष ऐसे है क्या कि यहाँ पे सिर्फ कफ ही है, कफ पैरों में नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरी बॉडी में सब धातु है। और उनका जब जो हमें अगर जीवन मिलता है तो उनको सेम क्वांटिटी में यानी सेम लेवल पे उसको रखा है, पर उसके बाद में वो ऊपर नीचे होते हैं, तो वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और बैलेंस करते हुए चलते हैं। तो ये जो आहार रस अपक्व है वो वात में मिल गया, वात कफ और पित्त को ये करता है साथ में, तो ये भी उसकी दूषित हो जाती है। और साथ में क्या होता है कि जिस जिस दोष के जैसे जैसे हम एक्टिविटी करने लगते हैं, तो विकृत एक्टिविटी, तो कफ के बारे में अगर कुछ है कि अति कफ प्रकृपित करने वाले आहार विहार करते हैं, कफ दोष विकृपित हो जाता है। पित्त को करते हैं तो पित्त, तो ऐसे ही हमें साम वात और निराम वात ऐसे लक्षणें हमें संहिता में मिलती है। साम पित्त और निराम पित्त ऐसे लक्षणें मिल जाती है। तो वायु के जो भी नॉर्मल गुणधर्म है यानी लक्षण है, उसके अपोजिट लक्षण है, यानी आम शाम वात के जो लक्षण है, यानी पेट में गुड़गुड़ाहट, पेट में शूल होना, हाँ, ऐसी जो लक्षण है, आदमान होना, ये सब अनुत्साह, यानी उत्साह ये वायु का प्राकृत कर्म है, अनुत्साह होना, ये ऐसे लक्षण साम में दिखाई देते हैं। पित्त, साम पित्त में क्या लक्षण दिखाई देते हैं कि उसकी विस्त्रता बढ़ गई है, उष्ण तीक्ष्ण ये उसके गुणधर्म और विकुपित हो गए, उसका जो प्राकृत रस है पित्त का, कटु और तिक्त, वो आम्ल हो गया है, क्योंकि जो वो आम्ल पित्त में होता है, पर आम्ल पित्त में क्या है, ये आमी है। तो वाग्भटाचार्य ने इसलिए बोला है कि रोगे सर्वे रोगे अपि मंदाग्नि, ये इसलिए बोला है कि मंदाग्नि ये सर्व रोग का कारण है। अगर अग्नि ठीक है तो ये सब बातें ठीक रहती है। तो ऑब्वियसली दोष का और आम का संबंध है। दुष्य का जैसे मैंने बताया कि रस अगर अपाचित रहता है तो उससे रक्त बनता है, तो रक्त भी उसकी क्वालिटी लेके चला जाता है, फिर रक्त से दूसरा धातु बनता है, तो ये ऐसे उत्तरोत्तर धातु में भी दुष्यता आती है। अभी जब धातु की दुष्य की हो गई ये बात, और धातु की जब बात आती है तो हम अभी तक बोलते हैं कि जाठराग्नि जाठराग्नि, पर धात्वाग्नि का भी इसमें मेन रोल है। हर एक धातु की अपनी अपनी अग्नि है। अगर हम क्या करते हैं, एक आदि पेशेंट है, वो बहुत ये ऐसी चीजें, पूरा उसका हेतु ऐसा है जैसे नजीक, और उसको एक मेजर व्याधि हो गया है, और वैद्य के पास आया, उसको उसने ट्रीट किया है और उसको पथ्य पालन बोला है। अभी वो बहुत डिसिप्लिन से पथ्य पालन कर रहा है, तो उसके बाद में क्या होता है कि मेडिसिन से उसका जो भी एक्टिवेट जो आर्म है और जो प्रोतस में पड़ा है मेन आमाशय, वो तो निकल गया। पर इतने सालों से वो अगर एक चीज ढोते हुए आ रहा है तो उसके सिस्टम में बैठ गई, यानी वो धातुगत हो गई। तो धातुगत जब भी आम जाता है, यानी मज्जा में विकृति आती है, अस्थि में विकृति आती है, ये की, तो वहां के भी जो धातु अग्नि उन्होंने बैरियर दिए, तो वहां पे भी अग्नि है। अगर यहाँ से अगर आम छूट गया, वहां पे जाता है तो वहां पे वो पकड़ा जाता है, वो अग्नि उसको पचा देती है। पर अगर ज्यादा मात्रा में आम जाता है, वहां की भी अग्नि मंद रहती है या कम गिरती है उसको पचाने के लिए, तो धातुअग्नि धातु भी विकृत हो जाती है। ये उसका ये है कि धातुअग्नि मानने की वजह से, जाठराग्नि के मानने की वजह से ये आम अपना जो कुछ भी कर्म है और जो कुछ भी उसके विकृत लक्षण है वो दिखाता है। तो ये उसका रिलेशन हो गया। ओके सर, ठीक है। तो किस दोष के कारण वो बढ़ता है? सर, किस दोष के कारण आम की उत्पत्ति होती है? आम की उत्पत्ति में दोष का कारण नहीं बोल सकते हम, जाठराग्नि ही मेन कारण है। पर हम जैसे देखते हैं कि पित्त, जाठराग्नि को कोरिलेट किया जाता है पित्त के साथ, तो पित्त में भी
हमारे आमाशय में जो है वो पाचक पित्त है। तो पाचक पित्त अगर ये है, वो भी विकृत है। पर वो पाचक पित्त विकृत कब होगा? जब पहले अग्नि उसको स्टार्टिंग यहाँ से, ये चीजें ऐसी है, अंडा है मुर्गी आई पहले, ऐसी बात। तो अगर जाठराग्नि वीक है, यानी उसको भी हम बोल सकते हैं कि पाचक पित्त, तो उसके वजह से ही डाइजेशन नहीं हो रहा है, अन्न का पचन पूरी तरह से नहीं हो रहा है और अपक्व अंदर है। तो एक ये बोल सकते हैं हम कि पाचक पित्त के वजह से सबसे पहले आम बनना शुरू होता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये पित्त एक दोष हो गया उसमें। और समान वायु, अभी जाठराग्नि है, उसको उद्रुत करने वाला, जाठराग्नियों को काम करने वाला कौन है कि समान वायु। तो समान वायु अगर अच्छा रहेगा, तो वो जाठराग्नि को ज्वलंत रहेगा, बढ़ाते रहेंगे। तो पाचक पित्त के पहले भी समान वायु एक है, यानी वात दोष। और हमारे पूरे इसमें वात दोष को बहुत सम्मान दिया है, यानी वात दोष ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों दोषों में। वात दोष के चरक ने जो वात कला के लिए अध्याय है, उसको उसमें हम पढ़ते हैं, तो उसमें उसके ऐसे माइक्रो लक्षण भी बताए हैं। तो वात दोष ही ये अपना पालन करता है जब भी। तो इसलिए वात दोष एक मेन है कि जाठराग्नि को जलाते रहने के लिए समान वायु, उसके बाद पाचक पित्त, ये ऐसा है। मैंने जो बोला है कि जाठराग्नि पहले आती है, तो एक मेरे थॉट प्रोसेस के हिसाब से समान वायु एक पहला है। तो वात दोष ये एक कारणीभूत है। अगर समान वायु नहीं है, समान वायु को कैसे बढ़ाते हैं कि व्यायाम, प्राणायाम, योग, इसके वजह से समान वायु हम ये कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, उसकी पोटेंसी, उसकी ताकत वो बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया कि वात दोष एक कारण है। ठीक है। क्या हमको किसी ब्लड इन्वेस्टिगेशन के जरिए से समझ सकते हैं? आ, हाँ, देख तो सकते हैं। ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि ऐसा अभी प्रूवन नहीं हुआ है, या ऐसा 1 to 1 ये नहीं हुआ है इस्टेब्लिश, ये आम ही है। क्योंकि ये मॉडर्न पैरामीटर्स को जांचने की इन्वेस्टिगेशन रहते हैं। हमें हमारे जो है कि हम जो और हमारे जो त्रिविध परीक्षा है, चतुर्विध परीक्षा है, अष्टविध परीक्षा है, 10वीं परीक्षा है, हमारे आचार्यों ने हमें आयुर्वेद इन परीक्षाओं के जरिए जांच करो, उसका फिर डायग्नोसिस करो, और फिर ट्रीटमेंट करो। क्योंकि वो जमाने में यही चलता था और ये शाश्वत है, ये अभी भी चलता है। पर अभी क्या हो गया है कि मॉडर्न जमाने से कॉम्पीट करने या उनको कोरिलेशन, उनको समझाने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन पे ये हो जाते हैं। तो मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन ये हेल्पफुल ही है, हर बार हेल्पफुल होती है। पर वो ट्रीटमेंट में बताऊंगा मैं उसका क्या है। तो हाँ, ये आम को हम देख सकते हैं, क्योंकि आम ये ऐसी एंटिटी फॉर्म होती है कि ये अपक्व है। अभी आप एक सोचो कि जैसे कुछ खाना है हमारे घर में, चावल बोलो या ऐसा कुछ, कि वो बहुत दिन से पड़े हैं, तो वो दूसरे दिन ही वो सड़ने लगता है। हमने वहां तब भी हम उसको अगर फेंकते नहीं है, साफ नहीं करते, वैसा ही पड़ा रहने देते हैं, तो कुछ दिन के बाद वहां पे कृमि या ऐसे वर्म लाइक ऐसा। अ, ठीक है कि सबसे अच्छा उदाहरण तो ये है कि जब वुंड होता है, डायबिटिक वुंड बोलो या कुछ ऐसे पैरों में अल्सर हो जाते हैं, तो वहां पे अगर वो प्रॉपर क्लीन नहीं होते तो मैगट फॉर्मेशन होने लगता है। तो वो इधर उधर से कहीं पे से होते हैं क्या? नहीं, वही इसमें बनने लगते हैं। तो हमारे आचार्य ने जो कृमि की संप्राप्ति, ये एक थॉट बताया है कृमि का। तो ये आम जब अति मात्रा में आम बनने लगता है और बहुत ज्यादा ये इसमें विस्तृत आती है,
और ये बहुत और खराब क्वालिटी का जब बनने लगता है, क्योंकि हेतु वैसे ही शुरू है और शोधन नहीं शुरू है, तो पाचन नहीं हो रहा है, दीपन नहीं हो रहा है आदमी का, और फिर वैसे ही वैसे बहुत बैड क्वालिटी का आम जो जब ये होने लगता है, तो उसमें भी ऐसे ही टॉक्सिन्स हम बोल सकते हैं तैयार होते हैं अपने बॉडी में, जिनको हम बोल सकते हैं एंडोटॉक्सिन। आम को एंडोटॉक्सिन के साथ कोरिलेट करते हैं हम। तो इसमें ऐसा है कि जब आम बहुत ज्यादा विस्तृत गुणात्मक और ये बहुत ज्यादा उसकी सामता बढ़ जाती है, तो ये जो आहार रस है, अपक्व आहार रस, उसके बाद में ये रस धातु, उससे रस धातु से रक्त धातु बनता है। और देखा जाए तो बहुत सी मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन हम ब्लड से ही हम इन्वेस्टिगेशन, ब्लड का सैंपल लेते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। तो ब्लड से ही हम बहुत सारे, यानी किडनी का स्टेटस हो गया, हार्ट का स्टेटस हो गया, लीवर का स्टेटस हो गया, तो इनके जो पैरामीटर थे वो ब्लड से ही हम ये करते हैं। तो अपक्व आहार अपक्व आहार रस से आम की निर्मित, और यही आम फिर रक्त धातु में भी चला जाता है, और यही रक्त धातु फिर जांचने के लिए ब्लड इन्वेस्टिगेशन की तरह थ्रू लैब में जाता है। तो ये ही आम अलग अलग जो ऑर्गन्स के पैरामीटर थे इनमें दिखता है। जैसे हम किडनी की अगर बात करते हैं, तो क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, इनको भी बढ़ाने का काम और ये करने का काम, तो ये आम ही है कि वो ये बाय प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है। यूरिक एसिड बोल सकते हैं हम। उसके बाद आरए, आम बात में जैसा हम आरए फैक्टर करते हैं, एसओ टाइटर करते हैं, तो वहां पे भी एक आम बात ये क्यों हो रहा है कि आम की वजह से संधि के श्लेष्म स्थानों में आम चला गया है और वहां पे उसने आम बात उत्पत्ति किया है, तो वहां पे हम आरए फैक्टर देखते हैं। उसके बाद हम जैसा हार्ट की तरफ आते हैं, तो हार्ट में अगर कुछ हार्ट की प्रोफाइल में कुछ ये बन रहे हैं, अगर आर्थेरोस्क्लेरोसिस बोल सकते हैं, फैट का एक्युमुलेशन वो आर्टरी में हो रहा है, वेन्स में हो रहा है, तो ये जो फैट है ये अपनी जगह से निकल के स्थान वैगुण्य होने के कारण वो वहां पे ये हो रहा है। तो ये भी, ये जो मेद धातु है वो भी साम मेद धातु है, ऐसा बोल सकते हैं, वहां पे भी आम आते हैं। उसके बाद लंग्स, फेफड़ों की तरफ जाते हैं, फुफ्फुस की तरफ, तो वहां पे भी जब निमोनिया बनने लगता है, तो ये क्या है कि हमें कफ दिखता है, एक्सरे में कंसोलिडेशन दिखता है, कफ जमा है ऐसा एक दिखता है हम। तो कफ क्यों है? ये विकृत कफ है, ये साम कफ है। साम कफ यानी आम कफ, आम प्लस कफ यानी साम कफ, तो इसमें भी आम है, तो इससे भी हम आम देख सकते हैं। लीवर की तरफ आते हैं, यकृत की तरफ, तो एलएफटी में जो भी पैरामीटर थे, तो एलएफटी के पैरामीटर्स का भी जैसे बिलीरुबिन हो गया, एसजीओटी, एसजीपीटी, ऐसे एक ये बोल सकते हैं अल्कलाइन फॉस्फेट, तो ये सब आम के ही ये प्रोडक्ट है, ऐसे बोल सकते हैं कि इनमें भी आम का कुछ ना कुछ ये रहता है। अगर इन पैरामीटर का वैसे अगर स्टडी हुए कि एक नॉर्मल व्यक्ति में ये पैरामीटर, और एक व्यक्ति जो ऐसे आम के हेतु सेवन कर रहा है, उसमें आम की उत्पत्ति हो रही है, उसको आम की लक्षणें दिख रहे हैं जो हमारे चिकित्सा के हिसाब से दी गई है, और ऐसे व्यक्ति में अगर टेस्ट किए जाए, ब्लड टेस्ट और ये, तो वहां पे जो चेंजेस आते हैं, तो उसमें बिलिरुबिन बढ़ा और ये, तो हमें क्लियरली पता हो जाएगा कि ये आम जो है वो इसके थ्रू हमें दिख पड़ता है। तो इसलिए, और जैसा यूरिन है, तो यूरिन में भी अविलता ना, ये भी ऐसा आम के ही लक्षण है। तो इस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन में भी ये आम रिफ्लेक्ट होता है। ओके सर, ठीक है। क्या त्रयोग स्तंभ का आम से कोई रिलेशन है? डेफिनेटली त्रयोग स्तंभ का आम से रिलेशन ही है। त्रयोग स्तंभ यानी जब आयुर्वेद बताना शुरू किया है, तभी त्रयोग स्तंभ का पहले उल्लेख आया है।
आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो हमने बताया है कि अगर आहार, अगर विरुद्ध आहार, जीर्णाशय, विदाई विस्तंभी, ऐसा आहार, गुरु, अति गुरु, अति स्निग्ध ऐसा आहार लेते हैं तो वो जठराग्नि पे लोड बढ़ाता है, उसका पचन नहीं होता है, आम तैयार होता है। निद्रा, निद्रा एक मेन फैक्टर है। अगर हम बराबर टाइम में सोते नहीं है और बराबर टाइम में उठते नहीं, यानी रात में जल्दी सोना और जल्दी उठना ब्रह्म मुहूर्त में, ये अगर नहीं होता है, हम लेट नाइट सोते हैं, 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, पित्त का कार्ड है, पित्त बढ़ने लगता है, पित्त विकृत होने लगता है, वो एक। और इधर लेट नाइट अगर उठते हैं हम 8-9 बजे, तो वहां पे भी ये जो सामता है शरीर में, ये बढ़ने लगती है। और ये साइकिल चेंज हो गई, उसके वजह से, ये साइकिल चेंज होने की वजह से अग्नि पे, जठर अग्नि पे उसका ये आता है, उसका परिणाम होता है, मान्यता होती है और आम बनने लगता है। और ब्रह्मचर्य, चर्य में हम देख सकते हैं कि ब्रह्मचर्य को ऐसा देखा गया है कि सात्विकता। तो सात्विकता यानी आपके विचारों में सात्विकता, हाँ, स्ट्रेस नहीं है, कुछ ज्यादा विचार नहीं है, चिंता नहीं है, क्रोध नहीं है, राग नहीं है। तो ये सब चीजों का हमारे डाइजेस्टिव फायर पे इफेक्ट होता है, क्योंकि रस धातु में चिंतना तो अति चिंतना, ये हेतु आया है उसका। तो रस धातु बिगड़ता है, रस धातु बिगड़ता है यानी आम भी बिगड़ता है, ये एक ये लगता है। और ब्रह्मचर्य में आहार भी वैसा ही लेते, ना ज्यादा तेज मसाले का ये वगैरह, तो उनका डाइजेशन भी वैसा ही होगा। जठराग्नि वो अन्न को प्रॉपर पचा सकेगी। और उसमें योगा प्राणायाम ये भी इंक्लूड होता है, तो उसकी वजह से भी जठराग्नि हर बार उद्रुक्त रहती है। तो इसीलिए त्रयोक स्तंभ यानी आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य का बहुत ही मेन रोल है इसमें, यानी आम को फॉर्म नहीं होने देने में और उसका प्रिवेंशन में करने में ये रोल। ओके सर। आम के कारण शरीर में किस प्रकार के व्याधि उत्पन्न होते हैं? आम के कारण शरीर में यानी हम बोल सकते हैं कि सभी वे, यानी जब ज्वर, हमारे आयुर्वेद में ज्वर ये पहला व्याधि बोला है, को सब व्याधियों का ये महाव्याधि बोल सकते हैं कि हर एक इसमें ज्वर की लक्षण मिलती है। ज्वर क्यों होता है? जठर अग्नि मानने से ज्वर होता है। तो और ज्वर के पर्याय में क्या है? आम, आमय, ये उसके पर्याय ना। तो यानी आम नथिंग बट ज्वर, या ज्वर नथिंग बट आम, ये कोरिलेशन हम कर सकते हैं। और आम के ही लक्षण, अंग गौरवता, अनिल मूढ़ता, गौरव, उल्लास, सर्दी, ये सब लक्षण है, ये हमें आम में दिखते हैं। तो आम ये हर व्याधि, यानी ये ज्वर क्यों है? अग्निमांद्य ये सर्व रोग का उत्पत्ति कारण, और बॉडी में जो भी व्याधि निर्माण होते हैं, और ये उसमें आम का कुछ ना कुछ हिस्सा रहेगा ही। आम के सिवा या अग्निमांद्य के सिवा कोई व्याधि निर्माण नहीं होता। ओके सर। आम का अग्नि महाभूत रस, इससे कोई रिलेशन है? हाँ, आम का अग्नि महाभूत से रिलेशन है, क्योंकि अग्नि महाभूत यानी अग्नि, यानी जाठर अग्नि, तो ये रिलेशन है। अ, दूसरी बात कि जैसा आहार भी हम लेते हैं वो भी पंच महाभूतात्मक है, उसमें भी पंच महाभूतों के अंश है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इनके कंटेंट है। अगर ज्यादा आप धातु, ज्यादा पृथ्वी गुणात्मक धातु, महाभूतात्मक अन्न अगर ज्यादा सेवन कर रहे हैं, तो जठराग्नि में और ज्यादा लोड आएगा, क्योंकि उसको पचाने के लिए और ज्यादा ये लगेगा। या आप धातु से जठराग्नि भी मान्य होती है, यानी जैसा हम बोलते हैं कि लकड़ियां जलाइए, कोयला निकला है उससे और वो रेड हॉट ऐसा हो रहा है,
पर अगर हम उसमें गर्म पानी भी डालते हैं और ठंडा पानी भी डालते हैं तो वो बुझ जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप धातु जो है उसको अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो उसका भी आम ही बनता है वो पकाने के लिए। तो इसलिए ये महाभूत का रिलेशन उसमें एक आ जाता है। उसको और स्पेसिफाई कर सकते हैं हम, पर उसके लिए और टाइम देना पड़ेगा। दूसरा ये है महाभूत। और आपने और क्या बोला है, अग्नि। हम्म। क्या क्वेश्चन था? आम का अग्नि महाभूत और रस से कोई संबंध है? हाँ, तो अग्नि का तो पता चल गया है कि जाठर अग्नि, धातु अग्नि, हाँ, ये सब प्रकार के अग्नि का मेन रोल है। उसमें महाभूत का ये संबंध है। और रसम, तो रसम एक ऐसा है कि जैसे मधुर, अम्ल, लवण, ये जो रस है ये स्निग्ध गुणात्मक और थोड़े से गुरु रस, अगर इनकी अगर अति मात्रा में अगर सेवन होता है तो और जाठराग्नि पे भार पड़ेगा। और जाठराग्नि अगर उसकी समर्थ नहीं है तो ये करने के लिए तो और आम बनेगा। और इसके अपोजिट, फिर अगर आम बना है तो उसकी चिकित्सा के प्रयोग में बाकी के रस जो है, कटु, तिक्त, कषाय, ये यूज होता है। तो इसलिए आम और इसका संबंध। ओके सर। आम का चिकित्सा सूत्र क्या है? आम का चिकित्सा सूत्र हमने जैसे कोरिलेट किया है, संहिता में तो चिकित्सा सूत्र दिया है। तो उसमें ऐसा है कि दीपन, पहले तो मेन बात जो मैंने बताया है कि आम नथिंग बट टू ज्वर। तो जो ज्वर का चिकित्सा सूत्र है, जो ज्वर का चिकित्सा सूत्र है वही आम का चिकित्सा सूत्र है। लंगनम, स्वेदनम, कालो, यवागु, पित्तको, रस, पाचन, अन्न, विपक्वाला, तरुण ज्वर, ये जो चिकित्सा सूत्र है। तो हमें आम जब निर्मित होती है तब हमें क्या है कि सबसे पहले लंघन करना है, यानी टाइम देना है। तो जाठराग्नि दुर्बल भी होगी तो वो बताएगी, यानी उसको अगर सफिशिएंट और टाइम मिलेगा तो वो नल, यानी उसको और पचा दे। ठीक है। तो ये लंघन हो गया। और उसमें लघु आहार, ये एक हो गया कि लघु आहार लेते हो तो जाठराग्नि पे लोड नहीं है। और पूरा लंघन अगर लेते हो, कुछ डाइट नहीं लेते, तो उतना टाइम मिलता है तो वो पच भी जाता, सामता निरामता में यानी कम कन्वर्ट हो जाती है। तो लंघन, अ, 1 मिनट आपका गेला सांगायला पाहिजे पण येतो मला 15 मिनिट. तो लेक्चर चालू आहे म्हणा, लेक्चर घेत आहे. तो लंघन हो गया. अभी लंघनम, स्वेदनम, कालो। तो यहाँ पे स्वेदन यानी क्या है कि उष्ण गुणात्मक जो द्रव्य है या उष्ण जल, उष्ण जल से भी पाचन होता है आम का। फिर कालो, कालो यानी टाइम देना है उसको पचने के लिए। ठीक है। अभी हमने खाना खाया, टाइम देना है। जब हमें भूख लगती है अच्छे से और हमको पता चलता है कि नहीं अभी कुछ खाना चाहिए, तब हमें खाना खाते हैं तो वो एक टाइम हो गया। दूसरी बात, यवागु, तिक्तको, रस, यानी यवागु एक जो कंसेप्ट है हमारा, तो जो आहार कल्पना हमें बताई गई है, मंडप या विलेती, ऐसी, और यवागु, तो इनका उपयोग करना, यानी आम ज्यादा निर्माण हो गया ये आपको समझ गया है, तो 2-3 दिन तक ये करना तो आप आम को न्यूट्रलाइज करेंगे और एक नॉर्मल स्थिति में आएंगे और फिर आप नॉर्मल लाइफ। आम के कारण व्याधि होता है तो व्याधि में भी वैसा ही है। तो और यह है कि ये तो ये हो गया आहार का। बाद में तिक्त करो, तिक्त रस का इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तिक्त और मधुर रस, मैंने जैसे बोला है कि मधुर, अम्ल, लवण, ये आम अगर अति मात्रा में लेते हो तो आम बनाते हैं। और उसके अपोजिट कटु, तिक्त, कषाय, ये रस है। तो तिक्त रस में क्या है मेन कि उष्ण गुण,
तिक्त रस में उष्ण गुण की जरूरत है आम को पचाने की, क्योंकि जाठराग्नि क्या कर रही है, उसको पका ही रही है। तो वो उष्णता देने के लिए उष्ण गुण काम करता है, तो तिक्त रस। तो वो और उष्णता देगा, जाठराग्नि को सपोर्ट करेगा और आम को पचाते रहेगा। कटुरस, कटुरस ये क्या है, पाचक है। तो ये पाचन करेगा। तो जो भी और जैसे लवण रस भी है, ये भी इसमें काम करते हैं। सब प्रकार के रस को प्रॉपर यूज करने के बाद आम से ही काम होता है, सिर्फ मधुर रस का थोड़ा सा अवलंबन नहीं करना है उससे। तो लवण रस के कारण, लवण रस है, अम्ल रस है, ये दीपन के लिए काम करते हैं जाठराग्नि। और कटु तिक्त रस है, ये पाचन के लिए काम करते हैं। तो जो दीपन द्रव्य रहते हैं या दीपन रस है, तो वो दीपन के काम करेंगे। पर पाचन रस और पाचन द्रव्य क्या है, ये आम में जो एंटिटी है, यानी जो आम है उसको खत्म करने का काम करेगी, यानी उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगी। यानी जो मिक्स हुआ है उसमें से सेग्रीगेशन करेगी, खराब भाग को पका पचा के उसको अच्छा कर रहे। और एक साइड में तो ये अच्छा जो ये है, वो आम के कटु रस के वजह से भी ये होता है, और तिक्त रस के वजह से भी ये पचने लगता है, तो अच्छा होता है। तो ये पाचन भी करेंगे। एक बार अगर पाचन हो गया, तो आपके पास अभी पचाने के लिए इसको कुछ नहीं, तो आपकी क्षुधा वृद्धि होने लगेगी और भूख बढ़ने लगेगी। तो ये क्या है, तिक्त कटुरस, ये क्या है कि ये जो पाचन क्वांटिटी क्वालिटी के जो ये कल्प द्रव्य है, वो सबसे ज्यादा अच्छे पाचन भी है और वो दीपन भी। पर दीपन द्रव्य ये पाचन नहीं हो सकते जनरली। पर पाचन द्रव्य ये दीपन भी होते हैं और पाचन भी होते हैं, ऐसा है। और फिर जैसे हम शुंठ, तो इसको महाऔषध, विश्व भेषज ऐसा कहा गया है। और ये आम रोग में और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये। तो जैसे शुंठ, मिरे, पिंपड़ी, तो ये जो त्रिकटु है, ये आम में उसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मीरे है, मीरे बहुत ही कम मात्रा में यूज करते हैं, पर उसका इफेक्ट, उसकी उष्णता बहुत ज्यादा है। तो अचिंत्य वीर्य जो इसको कहा गया है। तो आम के चिकित्सा में ऐसे है कि ऐसे द्रव्यों का हमें कल चयन करना है कि जो पाचन भी कर सके, उष्ण गुणात्मक, तीक्ष्ण गुणात्मक और कटु तिक्त, ये ऐसे रस, उष्ण वीर्य वाले औषध, कटु विपाक वाले द्रव्य, इनका वहां पे यूज होता है। और जो भी हम कभी ये करेंगे कि जल हमारे इसमें नित्य नियम के कार्य है, इसमें जल इंपॉर्टेंट है। जब जल लेते हैं, तो हमें पता है कि आहार रस, अपक्व आहार रस, ये आहार रस पूरे बॉडी में सर्कुलेट, पूरे बॉडी में। तो आहार रस को अगर हमारे बॉडी में भी 70% वाटर, वाटर बॉडी, हमारी बॉडी जो बनी है वो 70% वाटर बॉडी से, ऐसे बोलते हैं। तो हम जो भी जल ले, वो क्वेश्चन स्वरूप का लिए या सिद्ध कर किया हुआ जल, मुक्ता सिद्ध जल बोल सकते हैं, षडंगोदक बोल सकते हैं, नागराधि जल बोल सकते हैं। हाँ, तो ऐसा अगर सिद्ध जल हम लेते हैं, तो वो जल कैसे जल्दी शरीर में घुल मिल जाएगा, धातु तक पहुंचेगा, रस धातु को। वो शुद्ध जल के कारण क्या होगा, उसका पाचन होगा। और सब जो बॉडी में आम दिए गया है, वो ये करने का काम है। तो इस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो बहुत से कल्प है, बहुत से द्रव्य है जो इस पे काम करेंगे, जो दीपन क्वालिटी के है, रुच है, जो रुचि बढ़ाएंगे। तो हमारे जो किचन में भी जो भी मसाले हैं, जैसे सुंठ, मिरे, पिंपड़ी, जीरक हो हम्म। गया, दालचीनी हो गया, इलायची हो गया, लौंग हो गए, ये हमारे ट्रीटमेंट में भी पार्ट है इसका मेन। बड़ी शेप तो ये हो गया। अम, तो अजवाइन सबसे मेन, अजवाइन हो गया। तो ये सब ऐसे है कि ये बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं और इफेक्ट बहुत ज्यादा देते हैं, ऐसे द्रव्य। तो इनमें उष्ण गुणधर्म की बहुत अच्छी क्वालिटी ब्लेंड है,
ये उष्ण गुणधर्म के बहुत अच्छे प्रतीक है। उष्ण गुणधर्म से आपको पाचन करना है, दीपन करना है या कभी भी ये करना है, तो ये चीजों का ज्यादा यूज होता है। और आप देखो कि आयुर्वेद का कोई भी कल्प जब बना है या इसमें, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं पे भी सुनतम मेरे पिंपरी त्रिकड़ू का यूज दिखेगा, या फिर त्रिफड़ा का यूज दिखेगा ऐसे। तो ये क्यों दिया है, ये एज ए कैटलिस्ट करके काम करते हैं। जो स्रोत, वो मेडिसिन को स्रोतों में ले जाने का काम करते हैं। स्रोतों जो लिप्त रहते हैं उनका भेदन करके स्रोतों को ओपन करना, बाकी मेडिसिन को उसमें अंदर घुसाना और ये काम करना और आम को पचाना। इसी तरीके से ये आम का एक ये होता है। और जब आम चाकागज जाता है तो लोकलाइज हमें पता ही है, रूक्षत्व करना है, ये जो से आम में देखते हैं ये। तो इस तरीके से तो जो अ, ज्वर का चिकित्सा सूत्र है वही आम का चिकित्सा सूत्र है, और उसका अवलंब करते हो तो आम इस चीज में हो जाता है। ओके सर। आम की चिकित्सा में हम कौन सा पंचकर्म करते हैं? अभी आम के चिकित्सा में पंचकर्म का रूल ही ऐसा है कि अगर बॉडी में सामता है, आम है, तो पंचकर्म निषिद्ध, वर्ज्य है। पहले उसको दीपन पाचन करो, उसके बाद वो फिर आप पंचकर्म का ये करो। तो इसके लिए हमें समझना है, हमें एक्सपर्टाइज भी चाहिए उसकी, कि ये जो पेशेंट आया है इसको हम पंचकर्म के लिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सही में इसमें सामता है या ये निराम है। अगर सामता है तो भी आप, अगर आपके सिलेक्शन में गलत हो गया, आपके परीक्षण में गलत हो गया है और आप उसको पंचकर्म के लिए लेते हो, तो सभी व्यापक दिए हुए बताए हुए हैं, व्यापक हर एक कर्म के व्यापक बताए हुए जैसे अभी नॉर्मल नॉर्मल कम है कि जलों का उच्चारण है, अग्निकर्म। अगर बोलते हैं कि सामता है और आप अग्निकर्म करते हैं तो उसमें भी व्रण फॉर्म हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। जलों का उच्चारण में भी वो फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, वो फॉर्म हो जाता है। अग्निकर्म करते हो तो भी वहां पे ये हो जाता है, क्योंकि आम ये अपने लक्षण दिखाता है। बस्ती भी देते हैं, हाँ, वो भी ये होता है। वो अमन विरेचन का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसमें कैसा है, घृत ही पान करना है, घृत को डाइजेस्ट करना है। आम रहेगा तो हो ही गए, उसके पहले ही हम रूपचन करा लेते हैं, दीपन पाचन कराते हैं। वो उसके लिए है कि थोड़ा बहुत आम अगर बचा हुआ है तो वो सब निकल जाए, फिर घृतपान वो पचे। तो हर एक चीज में, यानी पंचकर्म के पहले, जैसे हम जीवा से जनरली देखते हैं कि जीवा की सामता है, व्हाइट इज कलर, ये है, तो ये है बात। तो एक जीवा ही एक माध्यम नहीं है हमको ये करने का। और जैसे मैंने पढ़ा है, जैसे मेरे गुरुजनों से मुझे पता चला है कि आयुर्वेद शास्त्र ऐसा है कि आयुर्वेद में कोई भी व्याधि अगर डायग्नोस करना है तो उसको ऑल तरीके से आप परीक्षण करो, और ये सब पैरामीटर्स में, क्राइटेरिया में वो अगर ठीक होता है, हाँ, दर्शन पर्सनल में और बाकी हिस्ट्री में भी वगैरह, ये तभी हमें डायग्नोसिस की इसका फिक्स करना चाहिए। अगर आप सिर्फ ये देख के, एक लक्षण देख के और ये करके कुछ डायग्नोस करते हो, तो कभी कभी हमें रिजल्ट भी मिलता है, पर उसके बाद में कभी कभी रिजल्ट भी नहीं मिलता है। तो इसलिए क्योंकि कैसे है कि आजकल के जो व्याधि है, आजकल हम बुक में जो भी व्याधि पढ़ते हैं वो डिक्टो वैसे के वैसा नहीं मिलता पेशेंट। तो आजकल के वैद्य में कैसा है, वो मिक्स हो गए, सब संप्राप्ति हो गए। क्योंकि कैसा है कि पेशेंट कभी आता है तो एलोपैथी ले लेता है, उसकी वजह से सप्रेस होता है, बाद में हमारे पास आता है तो वो भी उसका व्याधि कुछ है, अभी भी व्याधि है, तो ये मिक्सअप हो जाता है। यानी एक है जीव, उसको हाथी की सूंड है, हाँ, और ऊंट की पूंछ है, और चेल के जैसे नाखून है, और ये ऐसे, और गेंडे के जैसी खाल खाल है उसकी, पैर उसके घोड़े के जैसे है। ऐसा मिला के अगर कुछ बनता है तो आजकल वैदिक का स्ट्रक्चर वैसा है। हमें ये भी वैदिक में लक्षण दिखाई देता है, वो भी वैदिक का लक्षण देता है, और हम कंफ्यूज होते हैं। इसलिए हमारे संहिताकारों ने और ये हमें बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन दिया है कि हमें
हो सकता है उसने व्याधि के हमने नामकरण कर ली है, पर अगर पेशेंट आता है, आपको दोष दुष्ट इस पे ही ध्यान देना है, यही आपको निकालना है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर किसी व्याधि को आप नाम नहीं दे सकते हो तो उसमें कमतरता नहीं करनी चाहिए कि हमने ये व्याधि का नामकरण नहीं किया है या हमें ये डायग्नोस नहीं हुआ है, पर आपको पता है इसमें दोष दुष्ट ये क्या दूषित है मेन, तो उसके हिसाब से भी आपने ट्रीटमेंट दिया तो भी वो पेशेंट ठीक होता है। तो ये सब बातें हैं आम की। आम को और अच्छी तरीके से और ये और उसमें कुछ ना कुछ रिसर्च हो सकते हैं और ये, और आम एकमात्र कारण है और आम पे बात करनी चाहिए और सामता निरामता देख के ही ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए पहले हमें, क्योंकि पेशेंट नहीं आता है, सात्विक पेशेंट और ये सब फॉलो करने वाला पेशेंट नहीं है, तो इस तरह से ये होता है। ओके सर। आम के प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? आम के प्रिवेंशन के लिए जो उसके हेतु बताए, अध्यशन अजीर्णशन, ये डेफिनेटली बंद करना है। आहार विहार में व्यायाम और निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये सब का पालन करना है। आहार की क्वालिटी हमें स्मार्ट आहार, यानी आजकल जो डाइटिशियन भी बोलते हैं या डाइटिशियन न्यूट्रिशन है वो भी, या बहुत सारी ऐसी फर्म है कि वो वेट लॉस करना है, ओबेसिटी करना है, डायबिटिक फ्री होना है, उसके लिए भी एक डाइट फॉर्म करके देते हैं। पर आयुर्वेद की अगर पैरामीटर्स पे देखा जाए तो वो भी डाइट कभी कभी खरा नहीं उतरता है। किन किन को वो पहले फायदा देता है पर वही कंटिन्यू रहा तो उसके वजह से भी फिर गाउट और ये हो जाते हैं। तो हमारे इसमें सिंपल ये बताया है कि हमें जो जिस आहार को देख के हमें इच्छा हो जाती है, अभी अभी क्या है कि हमें चाइनीज देख के भी और मंचूरियन देख के और ये देख के भी हमें हमारे इंद्रिय ये हो जाते हैं, पर उसके पीछे बुद्धि है कि हमको पता है कि ये नहीं है। तो सात्विक अन्न जो बोलते हैं कि फ्रूट्स है, फ्रूट्स का भी या कोई भी जो आहार ले रहे हैं उसका सही मात्रा में यूज और सही टाइम में यूज, आहार ग्रहण करना, यही उसका प्रिवेंशन है। और उसको काल देना है पचने के लिए और ये सब करना है। तो ये अगर हमने समझो आज हमारा इच्छा हो गई कि आज डोसा खाना है या ढोकड़ा ये सब खाना है या समोसे खाना है, कचौड़ी खाना है, तो ठीक है आज हमने मॉर्निंग में हम अपने मन को नहीं मान सकते तो हमने खा ली। हमें जितना और बताया है कि एक कुक्षी खाली रखना, कभी भी पूरा भरपेट डाइट नहीं करना, ये भी फॉलो करना है उसमें। तो हमने नाश्ता वैसा कर लिया है तो हमें समझना चाहिए कि हमने मैदा ज्यादा खाया है यार, हाँ, उसमें आलू का प्रमाण ज्यादा है तो प्रोटीन बोल सकते हैं, या स्निग्ध गुरु आहार है ये, तो उसको पचाने के लिए हमें शाम के टाइम में या वो जब पचन हो जाता है तो हमें व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, थोड़ा सी जो हमारा टाइम वगैरह होगा, रूटीन होगा 30 मिनट का, तो हमें आज 10 मिनट और बढ़ाना है, क्योंकि हमने कैलोरी के ऊपर डाइट लिया है, तो वहां पे बढ़ाना है। और तो ये इस तरीके से या स्मार्ट ये करना है। अगर हमने नॉनवेज लेते हैं आजकल लोग, तो नॉनवेज रात में खाते हैं। नॉनवेज ये ऐसा डाइट है कि वो हेवी कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको पचाने के लिए उतना टाइम नहीं देना पड़ता है, पर लोग रात में खाते हैं उसके बाद 3-4 घंटा देते हैं उसको, उसके बाद सो जाते हैं, तो कैसे वो पचन होगा उसका, वो आम ही बनाएगा। तो जनरली नॉनवेज अगर खाना ही है तो मॉर्निंग में खाइए। मॉर्निंग में खाने से आपके पास पूरा दिन भर पड़ा है तो वो डाइजेस्ट होगा। और उसके बाद आपको यानी हमें इतनी जागरूकता है कि हमने मॉर्निंग में हेवी डाइट कर लिया है और रात में हम एक तो उपवास करते हैं या बहुत लाइट डाइट करते हैं या खिचड़ी वगैरह पे या मंडा गिले पे ऐसा डाइट करते हैं। तो इस तरीके से आम का प्रिवेंशन हो सकता है, आम की उत्पत्ति को हम रोक सकते हैं।
तो ये सब जो रूल्स है आहार और विहार के, ये फॉलो करना चाहिए, सभी ने फॉलो करना चाहिए ऐसे। यानी ये आम, ये कंसेप्ट ये निरोगी व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट, कि निरोगी व्यक्ति अ, अगर ये गलतियां करता है तो आम हो की उत्पत्ति होती है और फिर व्याधि ग्रसित हो जाती है। तो व्याधि वाले लोगों को तो डॉक्टर्स और ये और मेडिसिन के वजह से ये होता ही है उनका करेक्शन, दीपन पाचन और आम का निराम करना। पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है और कॉन्शियसनेस हमें निरोगी व्यक्तियों को रखना चाहिए। तो इस तरीके से ये सब अ, आम का ये इम्पोर्टेंस है, और डेफिनेटली हर व्याधि में उसका रोल है। तो हमने आम की पढ़ाई और आम को समझने अच्छा अगर समझ लिया है तो हम किसी भी व्याधि को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमें ऐसे बेसिकली क्या होता है और इसका प्रिवेंशन कैसा करना चाहिए ये बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैं। थैंक यू।